राजेंद्रपुर नाम के एक गांव में महेश पहली बार ही गया था। वहां की एक बात उसे बहुत आश्चर्यचकित कर रही थी। उसने देखा कि उस गांव में रहने वाले सभी लोग खेती में उग रहे साबुन लेकर जा रहे थे। ये नजारा महेश के लिए बहुत ही अजीब सा था। तब रमेश ने कहा, पौधों को फल और फूल उगते देखा था, पर इस तरह साबुन का उगना पहली बार देखा है। इस गांव के लोगों को पूछकर पता करना होगा। ऐसा सोचकर गांव वालों से पूछने के लिए निकल पड़ता है। इतने में राजा नाम का एक आदमी टोकरी में साबुन भरकर जा रहा था। सुनिए भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे आपसे कुछ पूछना था। ऐसा रमेश ने पूछा। उस पर राजा बोला, देखो भाई साहब, मैं अपने गांव में उगी इन साबुनों को शहर में बेचने जा रहा हूँ। इन्हें बेच कर आने के बाद आराम से तुम्हारे साथ बैठ के बात करूंगा। अब मुझे जाने दो। इसी साबुन की खेती के बारे में ही तो मुझे आपसे पूछना था। अच्छा, तो इस साबुन के बारे में जानना है? वो एक बहुत लंबी कहानी है। शाम में लौटकर फुर्सत में बताऊंगा। ठीक है, शाम में तो आकर बता देगा, तब तक इंतजार कर लूंगा। ऐसा सोचकर रमेश अपने घर वापस लौटा। तभी अचानक उस गांव की श्री नाम की एक लड़की घबराती हुई दौड़ती नजर आई। महेश ने उस लड़की को रोका और पूछा, बेटा तुम कौन हो और इतनी घबराई हुई सी कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? तब श्री ने कहा, मेरा नाम श्री है अंकल। मैं इस गांव में उगने वाली साबुन की खेती से साबुन लेकर ठेले में रखकर शहर बेचने जाती हूँ। अब मुझे मेरा ठेला कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं उसी को ढूंढ रही थी अंकल। अब अगर मुझे वो ठेला नहीं मिला तो मैं साबुन नहीं बेच पाऊंगी। अगर मैं साबुन नहीं बेच पाई तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगी। इस तरह रोते हुए उसने महेश को बताया, देखो बेटा, मैं तुम्हारे सारे साबुन बिकवा दूंगा और बदले में तुम्हें कुछ रुपए भी दूंगा, पर तुम्हें इसके बदले में मेरी एक सहायता करनी होगी। ऐसे पूछा। उस पर श्री ने कहा, सच में बिकवा दोगे? तो ठीक है, मैं आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए। बेटा श्री, तुम्हारे इस गांव में खेती में साबुन उगते हैं। भला इसके पीछे क्या राज है? क्या तुम बता सकती हो? ऐसे रमेश ने पूछा। तब श्री ने कहा, अंकल, साबुन की खेती के बारे में जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि 4 साल पहले यहाँ क्या हुआ था। मैं आपको बताती हूँ, आप सुनिए। सुनिए जी, अपने गांव में कोई भी फसल अच्छे से नहीं उगती। हमेशा अकाल ही पड़ा रहता है। ऐसे में अपने गांव का विकास कैसे होगा? अपने गांव के विकास के लिए हम दोनों को कुछ करना चाहिए। क्या करना होगा ये आप सोचिए। उस पर कृष्णा ने कहा, मैं भी इसी विषय में सोच रहा हूँ। गांव में पड़ रहे इस सूखे की वजह से गांव वालों को जो तकलीफ हो रही है, उसे अनदेखा करना जमींदार के हैसियत से मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं हर तरह से इसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ। तुम अपनी बेटी का ध्यान रखना। मैं गांव में जाकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात राजा से हुई। सेठ जी, आपके ही भरोसे हम सब जी रहे हैं। इस सूखे की महामारी से हम सबको उभरने का कोई रास्ता बताइए। ऐसे राजा ने पूछा। तब कृष्णा बोला, राजा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस गांव की उन्नति के लिए अगर मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। जितनी जल्दी हो सके मैं इन हालातों को सुधारने की कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर कृष्णा वहां से चला गया। यूं चलते चलते कृष्णा को रास्ते में एक मूर्ति दिखाई दी। उस मूर्ति के पास जाकर, हे प्रभु, यह कैसा समय है। कुछ बरसों पहले हमारे ही गांव में तैयार होने वाली साबुन आसपास के सभी गांव में बिकते थे, पर अब ऐसा अकाल पड़ा है कि जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। ये कब तक चलेगा? ऐसे जब वो सवाल कर रहा था तभी वहां पर एक स्वामी जी आए। कौन हो तुम? मेरी पूजा के लिए रखी इस मूर्ति के सामने तुम अपनी कौन सी इच्छा रख रहे थे? तुम अपनी इच्छा मुझे बताओ, अगर हो सके तो मैं उसे पूरी करूंगा। स्वामी जी के पूछने पर कृष्णा ने गांव की परिस्थितियों के बारे में बताया। गांव के परिस्थितियों को लेकर तुम्हारे तपन को मैं सराहता हूँ। गांव में अकाल पड़ना वातावरण पर आधारित होता है, उसे हम नहीं बदल सकते, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। जैसे तुमने कहा, इस गांव की उन्नति साबुन के व्यापार से ही चलती थी। अब तुम्हारे गांव के जमीन में साबुन उगा करेंगे। उन्हीं साबुनों को बेचकर आपके गांव वाले खुशी से रह सकते हैं। ऐसा कहकर स्वामी जी गायब हुए।
कृष्णा उस गांव की एक जमीन के पास जाकर खड़ा हुआ और वहीं पर साबुन उगने के लिए मांग लिया। इस तरह मेरे पापा को उस स्वामी जी की वजह से साबुन उगाने वाला वर मिला। ओह अच्छा, तो अब तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बेटा? 1 साल पहले मेरे माता पिता का देहांत हुआ, तब से मैं साबुन बेचकर अपना गुजारा कर रही हूँ। श्री की बातें सुनकर महेश बहुत दुखी हुआ। तब महेश ने कहा, मैं भी अकेला रहता हूँ, तुम अब से मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। ऐसे महेश ने कहा। उस दिन से महेश भी उस गांव में उगने वाले साबुनों को शहर में बेचकर अपना गुजारा करने लगा। उन कमाए हुए पैसों से श्री को एक अच्छे से स्कूल में भर्ती कराया। एक दिन श्री ने महेश के पास आकर कहा, अंकल, भगवान ने मेरे माता पिता को दूर करने की वजह से आपको मेरे पास भेजा होगा। भगवान का दिया हुआ आप मेरे लिए वर हो। इस तरह श्री ने बहुत खुश होकर कहा, हाँ बेटा, मुझे भी अब तक यही लग रहा था कि भगवान ने मुझे अपने परिवार से दूर किया, लेकिन तुमसे मिलाकर उन्होंने फिर से मुझे खुशियां दी है। इस तरह महेश और श्री एक दूसरे के साथ जितना था उसी में खुश रह रहे थे। आत्मापुर नाम के एक गांव में सुजाता और राजू नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वे बहुत दीन थे। उनके पास जो छोटी सी जमीन थी उसी में खेती कर वो अपना गुजारा किया करते थे। उनका एक बेटा था पवन। पवन कभी भी अपनी माता पिता की बात नहीं सुना करता था। घर के हालातों और उनकी मेहनत के बारे में नहीं सोचता था। उसे जो भी चीज चाहिए होता उसके लिए जिद कर उसे पा लिया करता था। ये यूं ही चल रहा था। एक दिन सुजाता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, इस बार फसल कुछ अच्छे से नहीं उगी है ना, उसमें कीड़ भी लगा है। लगता है इस बार भी फसल से हमें कोई मुनाफा नहीं होगा। फायदे को तो छोड़ दो, नुकसान ना हो इतना भी काफी है। हर साल नए नए कर्ज करके मैं थक चुका हूँ। उस खेती को ना चला पाकर, परिवार की देखभाल ना कर पाकर मैं ऊब गया हूँ। फसल तो ठीक से नहीं उगी, घर में भी शांति से बैठूं ऐसा सोचूं तो वो भी नहीं होता। अपना बेटा अपनी एक भी बात नहीं मानता। उसकी मन की ना करो तो कैसे जिद लिए बैठता है। इस तरह राजू और सुजाता बात कर रहे थे तो तभी पवन वहां आकर, पापा, अभी कुछ ही दिनों में दिवाली आ रही है ना। दिवाली के दिन मुझे बहुत सारे पटाखे, नए कपड़े और खेलने के लिए बहुत खिलौने चाहिए। बेटा पवन, पिछले त्योहार में ही हमने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे थे ना, फिर से नए कपड़े क्यों? और तुम्हारे पास खेलने के लिए भी बहुत सारे खिलौने हैं, फिर से खिलौने क्यों? उन्हीं खिलौनों के साथ खेल लिया करो। और नए खिलौने लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, बात को समझा करो। ऐसे जब सुजाता समझा रही थी, पवन को इस बात का बहुत गुस्सा आया। देखो माँ, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आप ला सकते हो या नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए। आप क्या कैसे करोगे मैं नहीं जानता। मेरे सारे दोस्त जब नए कपड़े पहनकर पटाखे फोड़ेंगे तो क्या मैं उनका चेहरा देखते रहूंगा? आप कैसे करोगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, बस मुझे चाहिए। ऐसे पवन ने कहा। सुजाता राजू से कुछ कहने ही वाली थी कि राजू ने पलट कर कहा, सुजाता, तुम चुप रहो। अगर हम उससे ज्यादा कहेंगे तो और जिद करने लगेगा। ऐसे राजू ने कहा। उसके बाद राजू कई कोशिशें करने लगा पवन की इच्छाएं पूरी करने के लिए, पर कोई भी उसे पैसों की सहायता नहीं कर रहा था। इसलिए राजू बहुत निराश हुआ। उदास से बैठे राजू के पास सुजाता आई और कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप क्यों उदास बैठे हो। मेरे दवाइयों के लिए मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। ज्यादा पैसे तो नहीं हैं, पर उसके कहे हुए कुछ चीजों में एक चीज तो आ ही जाएगी। ऐसा कहकर दवाइयों के लिए निकाल के रखे हुए पैसे वो राजू के हाथ दे देती है। इतने में दिवाली का दिन आ जाता है। पवन दरवाजे पर खड़ा उसकी मांगी हुई चीजें उसके माँ बाप लाते होंगे ऐसी सोचकर राह देख रहा था। इतने में राजू कुछ पटाखे लेकर घर लौटा। ये देखकर पवन ने बोला, पापा, आप सिर्फ पटाखे लेकर आए हो, कपड़े और खिलौने कहाँ हैं? क्या आपने पहले से ही ला कर रखे हैं या आपके पीछे कोई लेकर आ रहा है? बोलो ना पापा, क्यों कुछ नहीं कह रहे हो? इस तरह पवन ने बड़ी आतुरता से पूछा। बेटा, मैंने बहुत कोशिश की पर कहीं से पैसों की मदद नहीं मिली। ये भी तेरी माँ की दवाइयों के पैसों से लाया हूँ।
जब पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े और खिलौने लाऊंगा। आज दिवाली है ना, इन पटाखों से खेल लेना। ऐसा कहकर पटाखों का बक्सा उसके हाथ में दे दिया। उस पर पवन बोला, अब तो कुछ भी कह देते हो पापा, पर मेरे सारे दोस्त नए नए कपड़े पहनकर रात भर पटाखे फोड़ते हैं और मैं यहाँ इन पुराने कपड़ों में पटाखे फोड़ूंगा तो सोचो उनके सामने मेरा कैसा मजाक बनेगा। हर बार मैं ही आपकी बात समझता हूँ, पर आप मेरी बात को कभी नहीं समझते। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। ऐसा कहते हुए रो रो कर उसने गुस्से से उन पटाखों के बक्से को बाहर फेंक दिया। मैंने जो चीजें कही थी उनमें से कोई न लाकर ये थोड़े से पटाखे लाकर मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे थे ना। मुझे ये पटाखे नहीं चाहिए, मुझे और भी पटाखे चाहिए। मैं आपको 1 घंटे का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में आपने पटाखे नहीं लाए तो मैं सोच लूंगा कि मेरे माँ बाप नहीं है और मैं चला जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर राजू और सुजाता बहुत दुखी हो जाते हैं। तब सुजाता ने कहा, आप उसकी बातों को अपने दिल पर मत लीजिए, छोटा बच्चा है, कुछ कह दिया होगा उसने कहा तो क्या सच में वो घर छोड़ के जाएगा? गुस्सा ठंडा होते ही वापस आ जाएगा। ऐसा कहकर राजू को वो समझाती है। देखते देखते 1 घंटा बीत गया। पवन को अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पवन घर छोड़कर बाहर चला जाता है। पवन घर पर नहीं है इसका अंदाजा कुछ देर के बाद उन दोनों को लगा। तुरंत राजू उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला, पर कहीं भी पवन का कोई पता नहीं चल रहा था। पूरे गांव में गली गली छान मारकर वो उदास होकर घर वापस लौटा। ये सब क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। अपना इकलौता बेटा है, वो गुस्सा करता, डांटता, ये जिद करता, जो भी करता हमारे सामने तो रहता। वो अब कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। ऐसा कहकर वो रोने लगी। तब राजू ने कहा, क्या करे सुजाता, अपनी किस्मत ही ऐसी है। वो ऐसा क्यों कर रहा है समझ में नहीं आता। अच्छा होता कि उसने जो भी मांगी थी चीजें वो ला कर दे देते। अब वो वापस आएगा ये सोचकर खाली बैठे रहे या उसे ढूंढने के लिए बाहर जाए, समझ में नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर राजू भी बहुत दुखी हो रहा था। पवन जल्द ही घर वापस लौट आएगा और अपनी माँ बाप की बात सुनेगा और वे सभी फिर से साथ में खुशी से रहने लगेंगे, ऐसी हम भी आशा करते हैं।